नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज हमारा मॉक टेस्ट छठा मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट नंबर 6 है और इसमें 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। जो भी यूपी जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, 29 जून को एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम में देखेंगे कि कितना बेहतर रहा जो आप हमसे पढ़े। ये जो मॉक टेस्ट हैं यह आपने अटेंड किए। दोस्तों, हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, अभीष्ट का संधि विच्छेद होगा तो अभीष्ट का संधि विच्छेद इनमें से कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अभी प्लस इष्ट। कौन सा? अभी प्लस इष्ट। और इसमें अगर बात कर ली जाए अभीष्ट में कौन सी संधि है, तो दोस्तों इसमें दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है अभीष्ट शब्द में। क्वेश्चन नंबर 2, दिन दीन शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? देखिए, इस दिन का मतलब गरीब होता है और इस दिन का मतलब दिवस होता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी दिवस और गरीब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए, दारू का अर्थ क्या है? तो इस दारू का अर्थ क्या है? लकड़ी है, क्योंकि इसमें दारू में जो है छोटे ऊ की मात्रा, अगर दारू में रै में जो है बड़े ऊ की मात्रा अगर लगा दी जाए तो इस दारू का अर्थ शराब हो जाएगा। बहुत ही अच्छा अंतर है दोस्तों, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अगर बन जाए तो वही कर पाएगा जो इसके बारे में जानता होगा, क्योंकि इस दारू के बारे में तो आप जानते होगे कि शराब को कहते हैं, पर अगर दारू में रै में छोटी ऊ की मात्रा है तो उसका अर्थ हो जाता है लकड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? तो भ्रमर का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, सिलीमुख। सिलीमुख जो है ये भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5, अभिलाषा का पर्यायवाची क्या नहीं होता? तो अभिलाषा का जो पर्यायवाची है वो क्या नहीं होता? भाई, कामना होता है, इच्छा होता है, लालसा होता है, पर अनिच्छा नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए, अनिच्छा जो है ये अभिलाषा का पर्यायवाची नहीं होता है। या आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 5वें का हमारा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, उपत्यका का विलोम है। उपत्यका का विलोम क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा आदित्य का। क्या हो जाएगा? आदित्य का। देखिए, उपत्यका का शब्द क्या है? आदित्य का है। और अगर बात कर ली जाए विसर्जन की, तो विसर्जन का जो विलोम है वो क्या है? तो स्थापना है। विसर्जन का स्थापना। तथा घाटी का विलोम क्या है? घाटी का विलोम समतल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, खिलौना शब्द में मूल शब्द है। तो खिलौना शब्द में मूल शब्द क्या है? तो खेल। क्या है भाई? खिलौने में खेल जो है मूल शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? तो अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? अधि उपसर्ग है। अधि उपसर्ग से निर्मित ये शब्द बना है अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो अधर जो शब्द है ये तद्भव नहीं है। बाकी दांत, आँख, कान ये तद्भव शब्द हैं और अधर तद्भव नहीं है। तद्भव शब्द कौन से होते हैं मैंने आपको बताया भी है। देखो, तत्सम शब्द तो वो होते हैं जो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं और हिंदी में उनका यूज ज्यों का त्यों कर लिया जाता है। और तद्भव वो होते हैं कि जो पहले तत्सम थे पर वर्तमान समय में तद्भव बन चुके हैं वो, यानी उनमें कुछ न कुछ चेंज हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 10, उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है? उसने टेढ़ी चाल चली इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें कर्ता कारक है। क्वेश्चन नंबर 11, ऊपर की ओर उछाला हुआ के लिए एक शब्द होगा। ऊपर की ओर उछाला हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा उत्क्षिप्त। ऊपर के लिए जब कोई चीज़ उछाला जाता है उसे क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और अगर बात करी जाए प्रक्षिप्त की, तो प्रक्षिप्त का मतलब होता है फेंका हुआ। और अगर बात करी जाए आरोहण की, तो आरोहण का मतलब होता है सवार होना। अगर उत्थान की बात करी जाए तो उठना या उठाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12,
क्वेश्चन नंबर 12 है, दिए गए शब्दों में नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हस्ताक्षर। देखिए हस्ताक्षर जो है एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द नहीं है, यह सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है। जनता, आकाश एवं पानी सदैव एक वचन में प्रयोग होते हैं। जनता, आकाश और पानी हमेशा एक वचन में ही इनका जो है यूज़ होता है, पर हस्ताक्षर का जो है हमेशा बहुवचन में यूज़ होता है। जैसे आपने देखा होगा, आपने कहीं हस्ताक्षर किए होंगे तो कोई कहता है ना कि भाई अपने हस्ताक्षर कर दो, या आपने हस्ताक्षर कर लिए, तो बहुवचन शब्द के रूप में यूज़ होता है हस्ताक्षर का। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो कौन सा शब्द इनमें पुल्लिंग है? तो संचालक। संचालक शब्द जो है पुल्लिंग है। अगर इसके स्त्रीलिंग की बात करें संचालक की, कि संचालक का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो स्त्रीलिंग इसका संचालिका होगा। क्या होगा भाई? संचालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाकी इन तीन की बात करें, भवदिया, साध्वी, डिबिया, ये तो स्त्रीलिंग शब्द हैं ही। क्वेश्चन नंबर 14, तुम प्रतिदिन खेलते हो, उपयुक्त वाक्य में प्रतिदिन कौन सा क्रिया विशेषण है? प्रतिदिन का क्रिया विशेषण इसमें पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए, तुम प्रतिदिन खेलते हो वाक्य में प्रतिदिन कालवाचक क्रिया विशेषण है। जो अविकारी शब्द किसी क्रिया के व्यापार का समय बतलाते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कल, परसों, प्राय, अक्सर, बाद में, जब, तब, सदा, प्रतिदिन। जहाँ पर इन शब्दों का यूज किया जाता है वो कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? यह कुत्ता मेरा है। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताइए। यह कुत्ता मेरा है, इस वाक्य में कौन से विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो सही आंसर हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण का। देखिए, यह कुत्ता मेरा है में सार्वनामिक विशेषण प्रयुक्त हुआ है। सार्वनामिक विशेषण में यह, वह, ऐसा, जैसा, कैसा, कोई, वैसा इत्यादि शब्द प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? तो कौन से विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? तो भाई राम, रामचरितमानस और गंगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। देखिए, वह संज्ञा जो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का बोध कराती है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे राम, रामचरित मानस, गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। कृष्ण, कामायनी व्यक्तिवाचक एवं मिठास भाववाचक संज्ञाएं हैं। मिठास कैसी संज्ञा है भाई? भाववाचक संज्ञा है। मिठास तो भाववाचक होगी, कृष्ण और कामायनी कैसी होगी? व्यक्तिवाचक होगी। उसके बाद अगर बात करें लखनऊ जो है ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, और जी आम जो है ये जातिवाचक संज्ञा हो गई, और बुढ़ापा जो है ये भाववाचक संज्ञा हो गया। और इसी प्रकार ममता जो है, ममता व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। और जो पुस्तक जो है, पुस्तक और वकील ये जातिवाचक संज्ञाएं होगी। वकील और पुस्तक जातिवाचक संज्ञाएं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो अशुद्ध वर्तनी वाला कौन सा शब्द है? तो पौराणिक। पौराणिक जो है ये अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अगर इसकी बात करी जाए ना कि किस तरीके से पौराणिक लिखा जाएगा, तो ये जो बड़ी ई की मात्रा लग रही है, डैप है, वो छोटी ई की मात्रा लगेगी। जैसे मैं आपको लिख के बता देता हूँ, पौराणिक, यानी ये छोटी ई की मात्रा लगेगी। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? भाई ये क्वेश्चन पूछा जाता अंत्याक्षरी से संबंधित, और शुद्ध वर्तनी वाला जो है कई बार क्वेश्चन पूछा गया है हिंदी के पेपर में। और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अंत्याक्षरी। इस तरीके से लिखा जाता है, कभी आप अंताक्षरी या अंताक्षरी समझ जाओ। यानी ए के बाद में आधा न और आधा तय, उसके बाद में यह होता है। बस ये याद रख लेना है, ये न और तय जो है आधे आधे होते हैं। तो अंत्याक्षरी जो है ये शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, 6 वर्ण व्याकरण के अनुसार है। जो क्षत्रिय वाला 6 वर्ण है ये व्याकरण के अनुसार कैसा वर्ण है? तो भाई ये संयुक्त व्यंजन है। कैसा व्यंजन है ये?
संयुक्त व्यंजन। अगर संयुक्त व्यंजनों की बात करी जाए ना, तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है। कितनी संख्या है संयुक्त व्यंजनों की? 4 संख्या है। और अगर बात करी जाए स्वर कितने हैं, तो 11 स्वर हैं। और मूल व्यंजन की बात करी जाए, जो व्यंजन कितने, 33 व्यंजन हैं। और अगर इसके देख ले में, ये जो संयुक्त व्यंजन है इसे लिखा कैसे जाता है, तो लिखने का अगर इसको तरीका तोड़ के लिखोगे तो क आधा होगा, और उसके बाद में ये जो षटकोण वाला स है ये आधा होगा प्लस ए। ये इस तरीके से लिखा जाएगा। अगर कभी आपसे लिखने को पूछ ले तो लिखा इस तरीके से जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? तो हिंदी कालखंडों में, हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? तो ये भाई 4 कालखंडों में विभक्त किया गया है। वो 4 कालखंड कौन कौन से हैं? एक तो आदि काल हो गया, एक भक्ति काल हो गया, एक रीति काल हो गया, और एक आधुनिक काल हो गया। देखिए, अगर बात करी जाए इन 4 कालों में किसने विभाजन किया, तो भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में विभाजित किया था। और वो 4 कालखंड कौन से थे, मैंने अभी नाम बताया है। आदिकाल जो है, अगर आदिकाल की बात करी जाए तो ये सबसे पुराना है। उसके बाद भक्ति काल, फिर रीति काल, फिर आधुनिक काल। अगर आधुनिक काल की बात करी जाए तो ये 1900 से अब तक, यानी वर्तमान समय तक, ये वर्तमान समय में आधुनिक काल चल रहा है हिंदी का। तो हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में बांटा गया? 4 कालखंडों में। किसने बांटा था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बांटा था। कौन कौन से 4 कालखंड? आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 है, मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी? तो मर्यादा जो है किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी? तो भाई ये द्विवेदी युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी। किसकी थी? द्विवेदी युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी। और अगर बात करी जाए, यह पत्रिका कृष्णकांत मालवीय ने कहाँ से प्रकाशित की थी? तो प्रयाग से प्रकाशित की थी सन 1909 में। और ये एक मासिक पत्रिका थी। भाई ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मर्यादा पत्रिका के बारे में अगर पूछ लेना, तो 1909 में इसका जो है प्रकाशन किया गया था प्रयागराज से। और किसने किया था? कृष्णकांत मालवीय ने इसका प्रकाशन किया था। और मर्यादा की बात करें तो आप याद कर सकते हो, में से मासिक ये पत्रिका थी, यानी एक माह में ये एक बार पत्रिका आती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है, दिए गए पद्यांश के आधार पर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी एक पद्यांश दे रखा हो, इसके आधार पर हमें प्रश्नों का उत्तर देना है। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, पद्यांश को पढ़ लेते हैं। पद्यांश आप जानते होंगे सभी, पद्यांश कहते हैं जो कविता की पंक्तियां होती हैं उन्हें पद्यांश कहा जाता है। और कहानी के रूप में चीज़ें लिखी हुई होती हैं उन्हें गद्यांश कहा जाता है। देखिए, आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी पास ही दहक रही है, पलास के जंगल की अंगीठी अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा, अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज दी, आज ही सुनते हो, चिलम औंधी धुआं उठा सूरज डूबा अंधेरा छा गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड, यानी पद्यांश तो हमने पढ़ लिया। अगर आपके समझ में ना आया हो पद्यांश तो थोड़ा सा आप पीछे कर सकते हो क्लास, आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 22 है, अंधकार के सिमटकर बैठे होने का कारण क्या है? अंधकार के सिमटकर बैठे होने का क्या कारण है? यानी जो आपने पद्यांश पढ़ा इसमें से आपको जो है इसका आंसर छांटना है दोस्तों। तो इसके सही आंसर की बात करें तो अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। यानी अंधकार के सिमटकर बैठने होने का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर बी, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, अचानक तुरत फुरत घटनाएं होने का कारण क्या है? अचानक तुरत फुरत घटनाएं होने का कारण क्या है? तो इसका जो कारण है वो है सुनते हो की आवाज़। तुरत फुरत घटनाएं होने का क्या कारण है? सुनते हो की आवाज़। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा, किस विकल्प में सभी शब्द गल्ले के समानार्थी हैं? यानी गल्ले के समानार्थी जो है कौन से शब्द हैं इसमें? तो अगर बात करी जाए तो रेवड़, झुंड, भीड़, रेला, ये जो है गल्ले के समानार्थी शब्द हैं। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा 24 का बी।
देखिए रेवड़, झुंड, भीड़, रेलाई ये सभी शब्द गले के समानार्थी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ होगा। कागजी घोड़े दौड़ाना इस मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका सही है व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। देखिए कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना है। यह था वर्तमान सरकार की बहुतायत योजनाएं। हमने जब हिंदी पढ़ी है, आपने भी पढ़ी होगी, तो हम जब उसका अर्थ लिख देते हैं तो वाक्य में प्रयोग भी हम करके लिख देते हैं ना कॉपी में। आपको पता होगा जब हम स्कूल टाइम में पढ़ते थे, तो अगर इसे वाक्य में प्रयोग करेंगे तो कैसे करेंगे कागजी घोड़े दौड़ाने को? देखिए वर्तमान सरकार की बहुतायत योजनाएं तो कागजी घोड़े दौड़ाकर ही पूरी हो जा रही हैं और जनता तो केवल अखबारों में पढ़कर मौन है। यानी इसमें यह कहा गया है क्या वर्तमान सरकार की बहुत सी योजनाएं तो ऐसी हैं जो व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना ही है, यानी उससे कोई मतलब है नहीं। इसमें बेसिकली ये मैंने उदाहरण देकर आपको समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 है आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का क्या अर्थ है? आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का अर्थ है बेमेल चीज़ों का मिश्रण। क्या भाई? बेमेल चीज़ों का सम्मिश्रण नहीं, बेमेल चीज़ों का मिश्रण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं, इस वाक्य पंक्ति में दिए गए विकल्पों में सही अलंकार का चयन कीजिए। तो सही अलंकार कौन सा है? इसमें यमक अलंकार है। देखिए जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं, पंक्ति में यमक अलंकार है। जब एक शब्द का प्रयोग कई बार होता है और प्रत्येक उसके अर्थ अलग अलग होते हैं तब वहाँ यमक अलंकार होता है। क्या कहा यमक अलंकार में? जब एक शब्द का प्रयोग कई बार होता है, जब एक शब्द का प्रयोग कई बार होता है और प्रत्येक उसके अर्थ अलग अलग होते हैं तब वहाँ यमक अलंकार होता है। अगर हम उदाहरण देखें तो ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन बारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। ये एक हमने इसका एग्जाम्पल भी दिया है। बाकी ये एग्जाम्पल में भी आप समझ सकते हो। जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे यमक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो में कौन सा रस है? भाई वीरता की बात की गई है तो वीर रस होगा ना इसमें। जहाँ पर वीरता की बात की जाएगी वहाँ पर वीर रस होता है। अगर इसकी हम बात करें और भी ज़्यादा दूसरे एग्जाम्पल को लेकर के, आपने ये एग्जाम्पल भी सुना होगा, मानव समाज में अरुण पड़ा, जल जंतु बीच हो वरुण पड़ा, इस तरह भभकता राणा था, मानो सर्पों में गरुड़ पड़ा। ये भी वीर रस का उदाहरण है। यानी जहाँ पर पढ़ने के बाद में जोश आ जाए, पूरा ये भावना आ जाए कि हम मरने मारने को तैयार हैं पढ़ने के बाद में उस कहानी को, उस पंक्ति को, तो समझ लेना उसमें वीर रस भरा पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 29। बच्चे खेल रहे हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। बच्चे खेल रहे हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। तो अगर बात करी जाए तो विधानवाचक, विधान वाक्य है। कौन सा भाई? विधान वाक्य। देखिए बच्चे खेल रहे हैं विधान वाक्य का उदाहरण है। जिससे किसी बात के होने का बोध हो वो विधान वाक्य कहलाता है। अगर प्रश्नवाचक वाक्य की बात करें तो प्रश्नवाचक वाक्य में किसी प्रकार के प्रश्न किए जाने का बोध होता है, जैसे तुम क्या खा रहे हो। अगर निषेधात्मक वाक्य की बात करी जाए तो निषेधात्मक वाक्य में किसी बात के न होने का बोध होता है, जैसे हमने खाना नहीं खाया, ये निषेधात्मक वाक्य हो गया। अगर आज्ञावाचक वाक्य की बात करी जाए तो आज्ञावाचक वाक्य में किसी प्रकार की आज्ञा का बोध होता है, जैसे तुम खाओ, तुम जाओ, ये आज्ञावाचक वाक्य हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। युधिष्ठिर किस समास का समस्त पद है? युधिष्ठिर किस समास का समस्त पद है? तो सही आंसर हो जाएगा अलुक तत्पुरुष। देखिए युधिष्ठिर में अलुक तत्पुरुष समास है। जिस समास में विभक्ति का लोप न हो तत्पुरुष समास होता है। युधिष्ठिर का अर्थ है युद्ध में स्थिर। युधिष्ठिर का अर्थ क्या होता है? युद्ध में स्थिर। जिस समास के पहले पद में निषेधार्थक ए या अन शब्द का प्रयोग होता है उसे नन तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे
एनस्व और अनुचित, अगति, अनागत। अगर कर्मधारय समास की बात करी जाए तो कर्मधारय समास कौन से होते हैं? तो विशेषण बहुलम अर्थात विशेषण और विशेष्य का समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है। जैसे मैं कुछ आपको उदाहरण बता देता हूँ कर्मधारय के। नीलोत्पल, कृष्ण सर्प, पीताम्बर, वीर पुरुष, मुखचंद्र, अधिकरण, तत्पुरुष समास, युद्ध प्रवीण, वाक्पटु, सभा पंडित, कार्यकुशल। देखो, कर्मधारय समास और बहुवीरी समास में जो डिफरेंस होता है वो ये होता है, कर्मधारय समास में जैसे पीताम्बर आया है तो ये पीताम्बर कर्मधार हो गया, बट अगर पीताम्बर आ जाता तो बहुवीरी का उदाहरण भी हो जा सकता। जैसे पीताम्बर का अर्थ क्या होता है बहुवीरी में? पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात श्री कृष्ण। तो वहाँ पर क्या हो जाता? वहाँ पर हो जाता बहुवीरी समास। बहुवीरी समास में ये होता है कि किसी तीसरे के बारे में बात की जाती है, पर कर्मधारय में ऐसा नहीं होता। कर्मधारय में तो ये होता पीले वस्त्र जिसने पहन रखे हैं वो पीताम्बर है, तो ये कर्मधारय समास हो जाता। अभी हम 30 क्वेश्चन हिंदी के कर चुके हैं भाई। अब हम रीजनिंग के क्वेश्चन कर लेते हैं, सामान्य बुद्धि परीक्षण से संबंधित क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, अगर काम में आपकी गलती के कारण संगठन को नुकसान होता है तो आपका बेहतर दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? अगर काम में आपकी गलती के कारण संगठन को नुकसान होता है तो आपका बेहतर दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा जिम्मेदारी लेना और इसे बड़ी समस्या बनने से पहले हल करना, ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, प्रश्न चिन्ह की जगह सही संख्या का चयन कीजिए। 5, 15, 65, 255 यहाँ पर क्या आएगी? तो दोस्तों अगर इसके लॉजिक की बात हम करते हैं तो इसमें जो लॉजिक बनने वाला है वो लॉजिक बनेगा यहाँ पर। तो जैसे 5 है तो 2 का वर्ग कर दिया प्लस 1। 15 में क्या करा है हमने? 15 में हमने करा है 4 का वर्ग, 4 का वर्ग 16 और माइनस का 1 कर दिया। अगर 65 की बात करी जाए तो 65 में हमने क्या करा है? 8 का वर्ग प्लस 1। अगर 255 की बात करी जाए तो 16 का वर्ग माइनस 1, यानी 16 का वर्ग 256 माइनस 1 255। अब जो है यहाँ पर क्या सीरीज चलिए 2, 4, 8, 16, अभी 32 आना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर जो 32 आना चाहिए। अगर हम 32 के वर्ग को करते हैं तो 32 का वर्ग करना है और उसके बाद में यहाँ माइनस 1 हुआ तो यहाँ प्लस 1 होगा। 32 का वर्ग होता है 1024 और 1 जुड़ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1025। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1025। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा पद की दी गई सूची के प्रवृत्ति का अनुकरण करता है? तो ये क्वेश्चन भाई आप कर जाओगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि इधर VNN है, फिर VNN V हो गया, फिर VNN V हो गया, तो इधर 3 बार V आएगा N के बाद में। तो N के बाद 3 बार V तो दे रखा है इसमें, बाकी किसी में दे ही नहीं रखा, तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? क्वेश्चन नंबर 34 है, एक कथन के बाद 2 निष्कर्ष निकाले जाते हैं, यानी कथन और निष्कर्ष वाला है। सीधे हम कथन की तरफ बढ़ते हैं। ये कथन दे रखे हैं, ये निष्कर्ष दे रखे हैं। आंकड़े दिखाते हैं कि स्नातकोत्तर जो स्नातकोत्तर लोग हैं तो स्नातकों की तुलना में 20% अधिक कमाते हैं। निष्कर्ष क्या दे रखे हैं? यदि सभी स्नातकोत्तर बन जाते हैं तो सभी के लिए औसत शुरुआती वेतन 20% बढ़ जाएगा। अगर स्नातकोत्तर की फीस स्नातक फीस के साथ मेल खाती है तो हर कोई व्यक्ति स्नातकोत्तर बन जाएगा। तो अगर इसमें देखा जाए तो सही आंसर हमारा हो जाएगा कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, क्योंकि जब आपने कथन पढ़ा उसके बाद निष्कर्ष पढ़ा तो ना तो 20% का कहीं जिक्र किया, ना ही ये जिक्र किया क्या फीस का, कहीं जिक्र कुछ नहीं किया इसमें। तो कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। जहाँ पर चीज़ें ही
बिल्कुल बाहर जा रही हो, तो वहाँ पर हम क्यों फालतू में हम कोशिश करें कि निष्कर्ष हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 35, प्रश्न आकृतियाँ। तो भाई बहुत आसान क्वेश्चन है, उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को समझ पा रहे होगे। अगर सही आंसर की हम बात करते हैं तो ये जो गोला है, इस गोले को काटकर इसके ऊपर रख दिया, ऐसे इन्होंने इसे किया, इसे काटकर इसके ऊपर रख दिया, तो ये तो डी तो होने का ही नहीं क्योंकि ये 100 हो गया। बाकी इसमें अगर सी की बात करी जाए तो सी भी नहीं होने का क्योंकि इसमें बीच में जो है लाइन ख़त्म कर दी, और ये भी नहीं होने का, तो ऑप्शन नंबर बी बचा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। भाई यूपी ट्रिपल से रीजनिंग इतनी टफ नहीं पूछेगी, मैं आपको बता दूं। रीजनिंग तो बहुत आसान पूछेगी, बाकी जीएस और यूपी जीके का लेवल देखने लायक होगा आपके यूपी ट्रिपल का, क्योंकि प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ना कंप्यूटर के और जीएस के, वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी आप देखना कंप्यूटर के कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, ये सभी क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन हैं, कोई मैं कहीं से ऐसे नहीं उठा के लेके आया। अब इन्फोर्समेंट कांस्टेबल का पेपर उठाना, अभी एग्ज़ाम हुआ पीछे इन्फोर्समेंट कांस्टेबल का, कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन आए हैं यार। क्वेश्चन कुछ है ही, मतलब बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर किसी को बेसिक नॉलेज नहीं है ना कंप्यूटर के बारे में, बेसिक के बेसिक से ऊपर ही चाहिए उसमें, तो भाई क्वालिफाई भी नहीं कर पाएगा वो कंप्यूटर को, मतलब वो क्वालिफाइंग नेचर का था ना कंप्यूटर का एग्ज़ाम इन्फोर्समेंट कांस्टेबल में, तो क्वालिफाई करना भी मुश्किल हो जाता है। अगर तुम्हें, और यहाँ तो आपको स्कोर करना पड़ेगा 15 में से, अगर 10 स्कोर कर दिया तो मज़ा ही मज़ा, अगर 10 स्कोर हो गया तो आप बहुत अच्छी फाइट में हो जाओगे दोस्तों। पर आप उम्मीद करना, क्योंकि हम क्वेश्चन कराएंगे कंप्यूटर के भी 1000-1500 क्वेश्चनों की तो मैराथन लेके आएंगे यार, 1500 क्वेश्चनों की मैराथन का प्लान है, बिल्कुल लेके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। ये जानकारियाँ दे रखी हैं और नीचे जो है प्रश्न का उत्तर देना है हमें। पी प्लस क्यू का मतलब क्या दे रखा है, पी क्यू का पुत्र है। चलो इन चीज़ों को क्या पढ़ें, सीधे इस पर ही पढ़ लेते हैं। बहुत छोटी सी समीकरण है, जैसे सी से बी की तरफ हम बढ़ते हैं तो इसका मतलब क्या है, पी क्यू की माता, तो सी की माता बी हो गई, हाँ भाई माता हो गई बी सी की। अब गुणा का चिन्ह लग गया ये वाला, पी क्यू का भाई है, ये भाई है इसका, तो सी का तो मामा हो गया ना ये, तो ए सी का भाई ये गलत है भाई, ए सी का मामा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा, पिता नहीं होने का, ए सी का भतीजा ये भी नहीं होने का, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बहुत आसान थी ये सीरीज, फालतू में बिना मतलब आप तुम जो है इसे पढ़ोगे कोई फ़ायदा नहीं है, इससे सीधा इसे पढ़ो और यहाँ से बस चिन्हों से पता कर लो कि जैसे भाग का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, जैसे पी क्यू की माता तो बी माता होगी क्यू की, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 37, एक पिता की आयु 4 वर्ष पहले अपने पुत्र की आयु की 8 गुना थी, वर्तमान में पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुना है, पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पर जाने के लिए आपको विकल्प का सहारा लेना चाहिए मेरे हिसाब से, तो क्योंकि एक पिता की आयु 4 वर्ष पहले अपने पुत्र की आयु की 8 गुना थी, क्योंकि अगर मैं इसे आपको एक बेसिक तरीके से करा दूं तो देखो ऐसे फादर हो गया, इधर सन हो गया, 4 वर्ष पहले की बात की है तो 8 गुना थी फादर की, 8 गुना, तो वर्तमान समय में क्या होगी, 8x + 4 हो गई और ये x + 4 होगी। और जी अगर वर्तमान में पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुना है, वर्तमान की बात करिए तो पुत्र की आयु की 4 गुना है, ये बराबर हो गया, तो 8x + 4 बराबर 4x + 16, ये 4x इधर, इधर कितना बचेगा, 4x बचेगा, इधर 4 इधर माइनस में चला जाएगा, 12, x का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, x बराबर, x का मान कितना आ गया भाई, 3 आ गया। अब वो कह रहा है पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु तो ये दे रखी है x + 4, तो 12 x की वैल्यू रख दो और 4 इसकी, 16 वर्ष हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा, 16 वर्ष हो जाएगा। अभी ऑप्शन में देख लेते हैं, 16 में रखा हुआ मिल जाएगा, इसमें जो सही आंसर हो जाएगा, पुत्र की वर्तमान आयु की बात करी है दोस्तों इन्होंने, सॉरी यार मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्वेश्चन, अभी वो चला गया, x की वैल्यू मैं बता रहा था, x की वैल्यू 3 ही तो आई थी, मैं दोबारा आपको सवाल करके दिखा देता हूँ, आप बोलोगे क्या
सवाल में कहीं मिस्टेक हो गई, क्योंकि मैंने अच्छे से आपको कराया। मैं एक्स की वैल्यू मैंने 12 रख दी थी। जैसे फादर की आयु, सन की आयु, तो फादर की आयु 4 वर्ष पहले अपने पुत्र की आयु की 8 गुना थी, 4 वर्ष पहले थी, तो वर्तमान समय में कितनी है, तो 8x प्लस 4 होगी ना, क्योंकि 4 साल पहले थी तो वर्तमान में तो 4 जुड़ जाएगा। अब पुत्र की 8 गुना ज़्यादा थी तो x प्लस इसमें भी 4 जुड़ेगा। अब वो कह रहा वर्तमान में भाई पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुना है। अगर इसे 4 गुना कर देना पुत्र की आयु को, तो ये बराबर हो जाएगी 8x प्लस 4, और इधर 4x प्लस 16 हो जाएगा, 4x प्लस 16 हो जाएगा, और इधर क्या रह जाएगा 8x प्लस 4। 8x में से 4x घटाओगे, 8x में से जब 4x घटाओगे तो कितना बचेगा, 4x बचेगा। कितना बचेगा भाई, 4x, और 4 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, 16 में से कितना बचेगा 12, तो 4 से 12 कटेंगे 3, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, x की वैल्यू 3 आ गई। पुत्र की वर्तमान आयु की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, इसकी x प्लस 4 की, तो 3 प्लस 4 7 वर्ष हो जाएगी। कितनी, 7 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 जो है, ये 37 का पहला आंसर लगा लेते हैं हम। 7 वर्ष हो जाएगी। भाई आपके समझ में आ गया होगा, समझ में नहीं आया हो ना तो खुद से करने की कोशिश करना, और मैंने अच्छे तरीके से बताया भी है ये क्वेश्चन। आप ऑप्शन रख के भी देखोगे ना तो भी आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। मैंने पिछले क्वेश्चन, जब पिछले प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट हुए उनमें जो है रखने, मतलब ऑप्शन को रख के बताया कि किस तरीके से क्वेश्चन करना है, और अभी भी 2 बार बता दिया मैंने। उस समय में पहली बार में मैं एक्स की वैल्यू नहीं रख पाया था, इस वजह से आंसर गलत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, उत्तर आकृति में कौन सा घन दिए गए प्रश्न आकृति में खुले घन से बनाया नहीं जा सकता है। तो सीधी सी बात मैं आपको बता देता हूँ, हमें यह पता होना चाहिए कौन सा किसके विपरीत है। ये इसके विपरीत है, ये इसके विपरीत है, और ये इसके विपरीत है। इस तरीके से ये चीज़ें आ चुकी हैं, तो कौन सा नहीं बनाया जा सकता तो आप खुद ही समझ रहे होगे, क्योंकि यही नहीं बनाया जा सकता भी, क्योंकि ये क्रॉस का आ गया इधर और इधर ये वाला दे दिया, तो ये विपरीत है। ये तो समानांतर दिखा दिए इसने, क्रॉस वाला ये 4 गोले जो दिखा दिए, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये नहीं बन पाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 इस तरीके का सवाल है और इसे हमें सोल्व करना है। 39वें सवाल को अगर इसे हम सोल्व करने की बात करते हैं, 12 को अगर 4 से भाग करते हैं तो 3 आ जाएगा, और जी 12 को 3 से भाग करते हैं, सॉरी 12 को हमें 3 से, क्योंकि इस तरीके से चलना पड़ेगा। 12 को 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 भाग 3 4, और 7 की गुणा इसमें कर दो 28, और इन्हें जोड़ दो 32। ऐसे इसमें करना है 11, क्योंकि 1 से भाग 11 को करेंगे, प्लस 8 पंजे 40, 40 और 11 51। इसी तरीके से इसमें कर दो, 2 से भाग करोगे 6 को 3, और 9 तिया 27, तो कितना आ जाएगा 30। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 रम्या और सौरभ की वर्तमान आयु का अनुपात 8:7 है। 10 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात 12:11 होगा। रम्या की वर्तमान आयु कितनी है। तो इस सवाल को कर लेते हैं हम, थोड़ा सा बेसिक तरीके से ही आपको बता देता हूँ मैं। रम्या और सौरभ की बात करिए, रम्या और सौरभ की वर्तमान आयु कितनी है, 8x और 7x है। ये रम्या की है, सौरभ की। अब वो कह रहा भाई 10 वर्षों बाद, तो 10 इसमें जोड़ दो, 10 इसमें जोड़ दो, और कितनी हो जाएगी, 12/11 हो जाएगी। इनमें जो है मल्टीप्लाई कर दो तिरछी, 11 × 8 = 88 x, और इधर प्लस 110। एक बार मैं रंग चेंज कर लेता हूँ इसमें, और इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, 12 की 7 में 12 सत्ते बराबर 12 सत्ते 84, और 12 से प्लस 120। इधर घटाने की कोशिश करो 88x में से, जब 84x घटाओगे तो कितना बचेगा, 4x, और इधर 120 110 कितना बचेगा यहाँ पर, क्योंकि 110 है, इधर कितना है 120 है, 10 बचेगा। 12 सत्ते 84 हो गया, 11 अट्ठे 88 हो गया, तो कितने x की वैल्यू कितनी आ गई,
एक्स की वैल्यू तो 2.5 आ गई ना भाई, एक्स की वैल्यू 2.5 आ गई। अब इसने पूछा रम्या की वर्तमान आयु कितनी है। रम्या की वर्तमान आयु 8 दूनी 16 और जी यानी 8 की गुणा जब 2.5 से करोगे 25 अट्ठे कितना होता, 200 होता। अब एक पॉइंट लगा दो तो 20 हो गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 40 का, 20 वर्ष। समझ में दोस्तों आ गया होगा आपके सवाल। अगर नहीं आया तो दोबारा आप समझने की कोशिश करना और खुद से करने की कोशिश करना। इस सवाल को आप कर लोगे, मैंने तो अच्छे से समझाने की कोशिश की है बेसिक तरीके से। अब स्क्रीन जो है इतनी बड़ी है नहीं कि जो मैं और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं, क्योंकि मैं मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर ही पढ़ाता हूं। क्वेश्चन नंबर 41, एक कथन के बाद 2 तर्क दिए गए हैं, निर्णय लें कि कथन के संबंध में कौन सा तर्क मजबूत है। कथन, क्या इलेक्ट्रॉनिक दोपहिया वाहनों पर सब्सिडी दी जानी चाहिए। तर्क 1 और तर्क 2 दे रखे। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक दोपहिया वाहन प्रदूषण पैदा नहीं करते हैं। नहीं, चार्जिंग में पेट्रोल भरने से अधिक समय लगता है। तो इसमें जो है कौन सा तर्क मजबूत रहने वाला है हमारा, तो नहीं, चार्जिंग में पेट्रोल भरने से अधिक समय लगता है। तो ये थोड़ी नेगेटिविटी को दर्शा रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक दोपहिया वाहन प्रदूषण पैदा नहीं करते हैं, तो ये सही हो जाएगा। केवल तर्क 1 मजबूत है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, मूर्ति नगर ए से नगर बी तक गाड़ी चला कर गया। पहले घंटे में उसने 1/4 यात्रा तय करी, अगले 1 घंटे में उसने 1/2 यात्रा तय करी, अंतिम 30 मिनट में उसने 80 किलोमीटर यात्रा तय करी। संपूर्ण यात्रा की दूरी बताएं। संपूर्ण यात्रा की दूरी बताएं। पहले घंटे में उसने 1/4 यात्रा तय कर ली। दूसरे घंटे में कितनी यात्रा तय करी, 1/2 यात्रा उसने तय कर ली। दोस्तों इस क्वेश्चन को देखो, 1/4 यात्रा तय कर ली पहले तो, फिर उसने 1/2 कर ली, फिर वो कह रहा 30 मिनट में 80 किलोमीटर तय कर ली। तो 80 किलोमीटर और 30/60 हो जाएगा, तो इधर 60 कर दो और 30 दूनी 60, 8 दूनी 16, यानी 160 किलोमीटर जो है इधर उसने तय कर दी। 4 एलसीएम आ गया, 1 + 2 3/4 और इधर कितना 160। एक की वैल्यू कितनी दे रखी है, 160 दे रखी है। वैल्यू पूछ रहा है भाई 4 की, तो 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 48, 16 चौका 64, 16 चौका 16 कम, शायद कहीं हमसे मिस्टेक होगी सवाल में, इसका 320 आएगा, क्योंकि 3/4 निकल के आ गया इधर, तो प्लस कितना हो गया ये 80 किलोमीटर की यात्रा तय करी है, तो 160 किलोमीटर की यात्रा तय करता वो 1 घंटे में, पर उसने करी तो 80 किलोमीटर की ना, क्योंकि हमने 60 किलोमीटर 160 किलोमीटर पे करा था यह सवाल। तो 1 की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 80 आ गई। अब वैल्यू 4 की निकालनी है, तो 8 चौक 32, 320। क्वेश्चन नंबर 43, देखो ये 3 वर्ग दे रखे हैं, पति पत्नी तथा परिवार के बीच संबंध को सही तौर पर कौन सा दर्शाता है। तो ये पति होता है, ये पत्नी होती है, लेकिन परिवार का ही हिस्सा होती हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, ये वक्तव्य दे रखा है, हंसो और दुनिया तुम्हारे साथ हंसेगी। मान्यता, लोग आमतौर पर हंसते हैं, हंसी खुशी का प्रतीक है। तो इसमें कौन सा निष्कर्ष सही रहने वाला है। तो अगर इसके निष्कर्ष की बात करें दोस्तों, हंसो और दुनिया तुम्हारे साथ हंसेगी, तो इसमें तो बात है नहीं कि दुनिया हंस भी सकती है नहीं भी हंस सकती। लोग आमतौर पर हंसते हैं, तो इसमें बात क्या की गई थी, अ, हंसो और दुनिया तुम्हारे साथ हंसेगी। लोग आमतौर पर हंसते हैं, हंसी खुशी का प्रतीक है। तो हंसी खुशी का प्रतीक है, ये तो कहीं चीज़ नहीं कही गई इसमें कि हाँ भाई हंसना जो है खुशी का प्रतीक है। तो ये जो चीज़ें हैं कहीं भी मेल नहीं कर पा रही, क्योंकि लोग आमतौर पर हंसते हैं, तो हमें तो नहीं पता आमतौर पर हंसते हैं, क्योंकि अगर आमतौर पर हंसते तो हम आपसे क्यों कहते कि हंसो और दुनिया तुम्हारे साथ हंसेगी। अगर आमतौर पर हंसते तो क्यों कहा जाता वक्तव्य में कि हंसो, हंसी खुशी का प्रतीक है। तो ये तो बात नहीं है, हंसी खुशी का प्रतीक थोड़ी ना हो सकता। हंसी तो ये भी हो सकता है कि आप अपने स्वास्थ्य के लिए भी हंस सकते हो। तो न तो निष्कर्ष एक और न ही निष्कर्ष सेकंड सही है। क्वेश्चन नंबर 45, यह भी कथन निष्कर्ष का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 45 को भी कर लेते हैं हम एक बार। परीक्षा में फेल होने का कारण अनियमितता है, कुछ नियमित विद्यार्थी परीक्षाओं में फेल होते हैं। निष्कर्ष,
सभी फेल होने वाले विद्यार्थी नियमित होते हैं, सभी सफल होने वाले विद्यार्थी नियमित नहीं होते हैं। तो इसके अगर सही आंसर की बात करी जाए दोस्तों, तो हमारा न तो एक और न ही दूसरा निष्कर्ष सही है। देखो, सभी फेल होने वाले विद्यार्थी नियमित होते हैं, तो ना तो ये सही है। सभी सफल होने वाले विद्यार्थी नियमित नहीं होते हैं, तो नहीं यह सही है। कथन के अनुसार हमें चीज़ें देखनी है। कथन में क्या कह रखा? परीक्षा में फेल होने का कारण अनियमितता है और कुछ नियमित विद्यार्थी परीक्षाओं में फेल होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? सामान्य जानकारी से संबंधित क्वेश्चन आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 46, बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में किस शासक के शासनकाल के दौरान विभाजित हुआ था? तो किसके दौरान हुआ था? तो कनिष्क के दौरान। कनिष्क किस वंश के शासक थे? तो कुषाण वंश के ये शासक थे जो कनिष्क थे। और इनके समय पर चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। भाई, चौथी बौद्ध संगीति हुई थी और उस बौद्ध संगीति में ही हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था बौद्ध धर्म जो है। और कब हुई थी चौथी बौद्ध संगीति जो थी? तो 78 AD में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किस अभिलेख या शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? सती प्रथा का प्राचीनतम जो उल्लेख वो किस अभिलेख में मिलता है? तो भाई, भानुगुप्त का एरण अभिलेख। देखो, पहली चीज तो ये याद रखना, एरण अभिलेख में सती प्रथा से संबंधित चीजें मिलती हैं। और एरण अभिलेख किसने बनवाया था? तो भानुगुप्त ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 48, सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत निम्न में से किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी? 1875 में। देखो, ये क्वेश्चन यूपी पुलिस में भी पूछा था। क्या अलीगढ़ आंदोलन के सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत निम्न में से किस वर्ष की गई थी? तो 1875 में ही की गई थी। और इस समय पर ही इन्होंने अपने कॉलेज की नींव रखी थी 1875 में। और ये क्वेश्चन पूछा गया था 1875 और 1920 आंसर दिए थे, क्योंकि उस समय पे इस कॉलेज की नींव रखी गई थी। बट उसका जो अलीगढ़ मुस्लिम ओरिएंटल कॉलेज नाम जो हुआ था ना, तो वो 1920 में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, गांधी जी के सत्याग्रह का निम्नलिखित में से किन्हीं दो से जुड़ाव है? वो दो कौन है जुड़ाव वाले? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सही आंसर है सच्चाई और अहिंसा। कौन से है भाई? सच्चाई और अहिंसा। देखिए, गांधी जी के आंदोलनों के केंद्र बिंदु भी रहे हैं ये सत्याग्रह का मूल अर्थ, सत्य के प्रति आग्रह। सत्याग्रह का मूल लक्षण अन्याय का सर्वथा विरोध करते हुए अन्यायी के प्रति वैरभाव न रखना। सत्य और अहिंसा सत्याग्रह के मूल आधार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ था? तो कैनिंग के काल में हुआ था। कब हुआ था भाई? कैनिंग के काल में हुआ था। और अगर बात करी जाए तो 7 अप्रैल 1860 को वित्त मंत्री जेम्स विल्सन द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया था पहली बार। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? तो वो नर्मदा नदी है। क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय संविधान के संसदीय विशेषाधिकार की विशेषता कहाँ से ली गई है? तो वो ब्रिटेन से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की विशेषताएं आंशिक रूप से अधिकार अधिनियम से इसकी प्रेरणा प्राप्त करती हैं जो किसके संविधान में निहित हैं? तो सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 54, राज्यपाल अपने कार्यकाल की शपथ किसके द्वारा लेते हैं? किसके द्वारा लेते हैं राज्यपाल अपने पद की शपथ? तो वो लेते हैं भाई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। और प्रधानमंत्री की बात करें तो राष्ट्रपति के समक्ष, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश शपथ लेते हैं राष्ट्रपति के समक्ष और मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं राज्यपाल के समक्ष। क्वेश्चन नंबर 55, डोगरी भाषा प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है? तो वो जम्मू और कश्मीर में बोली जाती है। देखिए, इसे वर्ष 2004 में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भी शामिल कर लिया गया था डोगरी भाषा को, और ये जम्मू कश्मीर में बोली जाने वाली एक प्रमुख आधिकारिक भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है? जीडीपी सूचकांक के क्षेत्रवार वितरण से किस का मापन किया जा सकता है?
तो देश का आर्थिक विकास का मापन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 57 क्या है? नगद आरक्षित अनुपात की गणना प्रत्येक बैंक के प्रतिशत के रूप में की जाती है। तो सही आंसर हो जाएगा शुद्ध मांग और समय देनदारियों के रूप में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 58, भारत में बैंकिंग विनियमन अधिनियम किस में पारित किया गया था? तो किस में पारित किया गया था? 1949 में। देखिए, भारत में बैंकिंग विनियमन अधिनियम वर्ष 1949 में पारित किया गया था और वर्ष 1956 में जम्मू कश्मीर में लागू होने के साथ ही पूरे देश में प्रभावी भी हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, मुरुगप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है। किससे संबंधित है भाई? हॉकी से। देखो, हॉकी के हम कुछ कप और ट्रॉफी की चर्चा कर लेते हैं। तो बेटन कप, नेहरू ट्रॉफी, स्टेनली कप, आगा खां कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, वेलिंगटन कप, ये हॉकी के प्रमुख कप और ट्रॉफी हैं। गोल्फ के कप और ट्रॉफी की बात करें तो राइडर कप, वोकर कप, कनाडा कप, आइजन हावर कप, ये गोल्फ के कप और ट्रॉफी हैं। अब क्रिकेट कप और ट्रॉफी की बात कर लेते हैं। तो रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, एसेज कप, गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी, ये क्रिकेट कप और ट्रॉफी हैं। अब बैडमिंटन कप ट्रॉफी की बात कर लेते हैं। तो थॉमस कप, उबेर कप, यूरोपीय कप, मलेशियाई कप, हरीला कप आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, विश्व में एकमात्र देश जिसका राष्ट्रीय ध्वज न तो वर्गाकार है और न ही आयताकार है, यानी न तो वर्ग के रूप में है और न ही आयत के रूप में है, तो वो कौन सा देश है ऐसा? तो भाई वो देश है नेपाल। कौन सा देश है? नेपाल है। देखिए, नेपाल का राष्ट्रीय ध्वज विश्व का एकमात्र ऐसा ध्वज है जो न तो वर्गाकार है न ही आयताकार है, बल्कि इसे दो त्रिकोणीय आकार को ऊपर नीचे रखकर बनाया गया है। इस ध्वज के ऊपर वाले त्रिकोण में अर्धचांद और नीचे वाले त्रिकोण में सूर्य अंकित है। ध्वज के बीच का भाग गहरे लाल रंग का है जो नेपाल का राष्ट्रीय रंग है, और किनारे नीले रंग के हैं जो शांति का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक 2 फरवरी 2023 को कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी गुवाहाटी में। क्वेश्चन नंबर 62, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी की 2023 की थीम क्या है? तो ये जो क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है, तो ऐसे करके अभी तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा ये, पर मैं फिर भी बता देता हूँ क्योंकि मैं क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो किसी न किसी यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर की अगर हम बात करते हैं 62वें क्वेश्चन की, तो सही आंसर हो जाएगा इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ हम चलते हैं। हमारा 63वां क्वेश्चन क्या रहने वाला है? क्वेश्चन नंबर 63 है, यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला भुगतान बैंक कौन बन गया है? तो वो पेटीएम पेमेंट्स बैंक बन गया है। क्वेश्चन नंबर 64, 7 फरवरी 2023 को ड्रोन के लिए भारत का पहला ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम किसने लॉन्च किया है? तो स्काई एयर ने। क्वेश्चन नंबर 65, फरवरी 2023 में किस राज्य सरकार ने वन फैमिली वन आईडी के निर्माण के लिए पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश। अब कंप्यूटर के क्वेश्चन कर लेते हैं। 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के हैं, जल्दी से क्वेश्चन निपटा देते हैं कंप्यूटर के भी। क्वेश्चन नंबर 66, कार्यक्रम काउंटर पीसी रजिस्टर भंडार होता है, यानी प्रोग्राम काउंटर पीसी रजिस्टर स्टोर दी। तो कहाँ पर रजिस्टर भंडार होता है इस कार्यक्रम काउंटर पीसी का? तो सही आंसर इसका जो रहने वाला है वो रह जाएगा एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, यानी निष्पादित होने वाले अगले अनुदेश का पता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भाई ये कंप्यूटर के क्वेश्चन तो आप रट लेना अगर आप नहीं कर पाओ ना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 67, क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छे ही आएंगे, वहाँ पर देखने को बहुत आसान क्वेश्चन देखने को मिलेंगे नहीं, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी आसान क्वेश्चन पूछती नहीं कंप्यूटर के। निम्नलिखित में से कौन पोर्टेबल तथा ढोने में आसान है? तो इस क्वेश्चन का आप पता कर सकते हो, क्योंकि सुपर कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर को तो आप कहीं भी नहीं ले जा सकते।
लैपटॉप को तो आप अपने बैग में रख के ले जा सकते हो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, कृत्रिम बुद्धि शब्द का प्रतिपादन किसने किया? तो किसने किया, सही आंसर हो जाएगा जॉन मैकार्थी। ये क्वेश्चन भी फेवरेट क्वेश्चन बन चुका, कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ यार ये तो। कृत्रिम बुद्धि शब्द का प्रतिपादन यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? जॉन मैकार्थी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से किसे लिस्प के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है? इसकी फुल फॉर्म मैंने पिछली प्रैक्टिस सेट में करा दी थी। अभी लिस्प के आविष्कारक के रूप में किसे जाना जाता है? तो वो जॉन मैकार्थी को जाना जाता है। एआई और लिस्प का संबंध जॉन मैकार्थी से ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 70 क्या है? कॉलम में ओएस एब्स्ट्रैक्शन का मिलान दाएं कॉलम में हार्डवेयर घटकों से करें। तो थ्रेड, वर्चुअल एड्रेस स्पेस, फाइल सिस्टम, सिग्नल। तो सिग्नल, ये जो चीज़ें हैं ये हमें मिलान करने को दे रखी हैं दोस्तों। तो अगर इनकी बात करें तो थ्रेड को सीपीयू द्वारा नियंत्रित किया जाता है। थ्रेड्स को क्यों सीपीयू द्वारा नियंत्रित किया जाता है? और जी वर्चुअल एड्रेस स्पेस जो है ये मेमोरी मैनेजमेंट से जुड़ा है। ये किससे है? मेमोरी मैनेजमेंट से। तो ये मेमोरी से जुड़ा है। अगर फाइल सिस्टम की बात करें तो भाई फाइल सिस्टम का उपयोग डिस्क प्रबंधन से है। किससे है? फाइल सिस्टम का जो प्रबंध है वो डिस्क से हो गया, और सिग्नल बचा तो वो इंटरप्ट से ही हो गया। सिग्नल किससे हो गया? इंटरप्ट से। तो पहले का तीसरा और दूसरे का दूसरा, पहले का तीसरा दूसरे का दूसरा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और तीसरे तीसरे का चौथा और चौथे का पहला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, निम्नांकित में से किस प्रकार का सॉफ्टवेयर अभियांत्रिकी उत्पादों एवं तंत्रों पर नियंत्रण, निगरानी एवं आंकड़ा प्रकलन प्रदान करता है? तो सही आंसर हो जाएगा फर्मवेयर। क्वेश्चन नंबर 72, सूचना प्रौद्योगिकी में एनआईयू का अर्थ क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन 73वां, सीजीआई का तात्पर्य क्या है? तो सीजीआई का तात्पर्य है कॉमन गेटवे इंटरफेस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, इनमें से कौन सा वर्ड में एक डिफ़ॉल्ट टैब स्टॉप है? तो सही आंसर लेफ्ट या बायां हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, कंट्रोल प्लस डी कुंजियाँ दबाने से एमएस वर्ड में डायलॉग बॉक्स आ जाता है। तो किस में डायलॉग बॉक्स आ जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स आ जाता है। जब आप कंट्रोल प्लस डी दबाओगे ना एमएस वर्ड में, तो फ़ॉन्ट से संबंधित डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। फ़ॉन्ट आप जानते होगे, जब हम कुछ लिखते हैं तो फ़ॉन्ट का यूज़ कर लेते हैं। जैसे हमें बेहतर चीज़ें लिखनी है या फिर हम चीज़ों को सजा सजा कर लिखना चाहते हैं पैराग्राफ को, तो उसमें फ़ॉन्ट का यूज़ ज़्यादातर किया जाता है। फ़ॉन्ट बोले तो एक प्रकार का राइटिंग ही कह सकते हैं। जैसे आप लिखते हो कि आपका राइटिंग कुछ और है, किसी और का कुछ और है, तो इसी तरीके से फ़ॉन्ट होता है। जब कई तरीके के फ़ॉन्ट होते हैं, जिस तरीके का यूज़ करोगे उसी तरीके का आपको देखा जाएगा। आपने एमएस वर्ड कभी चलाओ तब आप देखना, कंट्रोल प्लस डी दबाओगे फ़ॉन्ट का जो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। वहाँ पर बहुत से ऑप्शन होते हैं, कैलिबरी वगैरह, यार बहुत ऑप्शन होते हैं। अभी ये तो प्रैक्टिकली चीज़ें हैं, पर जितना मैं पढ़ा रहा हूँ बस उतना पढ़ते रहो, और इस पर ज़्यादा ध्यान भी मत देना कंप्यूटर पर। हालांकि मैं क्वेश्चन करा दूंगा, बस उन्हें देख लेना। 1000-1500 क्वेश्चन आपको वो फ़ायदेमंद रह जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का एक्सटेंशन है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का तो .docx, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये तो होने का नहीं, COD एक्स लगेगा बाद में, पहली चीज़ तो डॉक्यूमेंट, DOC डॉक्यूमेंट, ये DC होगा, ये भी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, MS एक्सेल फाइल को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है MS एक्सेल फाइल को भाई? तो वर्कबुक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्कबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? इंस्टाग्राम नहीं है सर्च इंजन। इंस्टाग्राम चलाते हो कि ये सर्च इंजन नहीं है भाई। याहो, गूगल, बिंग जो है ये सर्च इंजन है, बाकी इंस्टाग्राम सर्च इंजन नहीं है।
अगर बायोस की बात करें तो बायोस का पूर्ण रूप क्या है? तो बायोस का है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउट, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 80 क्या है? सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना है? तो सूचना में बदलना। सॉफ्टवेयर का पहला उद्देश्य जो होता है तो डाटा को सूचना में बदलना होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अब यूपी जीके के 20 क्वेश्चन कर लेते हैं हम। उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी से संबंधित क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 81, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय सरकरा तकनीकी संस्थान स्थित है? तो भाई वो कानपुर में स्थित है। देखिए भारतीय सरकरा तकनीकी संस्थान कानपुर में है। अगर वेस्टर्न यूपी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की बात करें तो वो मेरठ में है। अगर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो वो लखनऊ में है। और नेशनल अकेडमी ऑफ स्टैटिस्टिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो वो नोएडा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 82 क्या है? क्वेश्चन नंबर 82, भारत की 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात कितना है? तो यूपी में कितना लिंग अनुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो 912। कितना है भाई? 912 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया दस्तक अभियान निम्न में से किससे संबंधित है? यानी जो दस्तक अभियान है वो किससे संबंधित है? तो वो जापानी इंसेफेलाइटिस का उन्मूलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित सोडिक लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट सेकंड हेतु उस जनपद को चिन्हित कीजिए जो परियोजना के लिए चयनित नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा सीतापुर। क्वेश्चन नंबर 85, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के पहले पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है? तो सही आंसर हो जाएगा गाजियाबाद में। क्वेश्चन नंबर 86, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो कितनी है भाई? 6। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 87, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? तो बुक्सा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमीर खुसरो। देखिए अमीर खुसरो फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया। ये चिश्ती संप्रदाय के शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है किस ऋषि को समर्पित है? तो सही आंसर हो जाएगा ऋषि व्यास को। क्वेश्चन नंबर 90, गौतम बुद्ध की माँ देवदह राज्य के शासक परिवार से थी जो अब उत्तर प्रदेश के किस जिले में पड़ता है? तो बस्ती जिले में पड़ता है। अब कौन सा? यानी जो गौतम बुद्ध की माँ देवदह राज्य के शासक परिवार से थी जो अब उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 91 क्या है? क्वेश्चन नंबर 91, जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो भाई अंतिम शासक की बात करी जाए तो हुसैन शाह था। क्वेश्चन नंबर 92, यूपी से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो वो नेशनल हाईवे 7 है जो यूपी से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। देखिए उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH यानी नेशनल हाईवे 7 है। और इसकी कुल लंबाई की बात करी जाए तो लंबाई कुल 2369 किलोमीटर है। कितनी है भाई? 2369 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये भारत का सबसे बड़ा राजमार्ग है जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर को भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु के कन्याकुमारी शहर को जोड़ता है। और वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा राजमार्ग की बात करी जाए तो वो नेशनल हाईवे 27 है जो पोरबंदर गुजरात से सिलचर असम तक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर
93 कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 93, रामपुरा जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना वह कहाँ स्थित है? यानी रामपुरा जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना वह कहाँ पर स्थित है? तो वो कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ बढ़ते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 94, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। जैसे कांच का सामान फिरोजाबाद, चीनी मिट्टी के बर्तनों की बात करी जाए, लकड़ी के खिलौने की बात करी जाए, टेराकोटा की बात करी जाए, तो भाई टेराकोटा कहाँ है? गोरखपुर। लकड़ी के खिलौने कहाँ पर हैं? तो लकड़ी के खिलौने वाराणसी हैं और चीनी मिट्टी के बर्तन चिन्हट हैं। तो पहले का दूसरा और दूसरे का चौथा, पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला और चौथे का तीसरा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 95, उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण है इसकी निकटता। किस चीज़ से निकटता? शक्ति के स्रोत से। देखिए, उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में हिंडाल्को की अवस्थिति का मूल कारण वहां पर शक्ति के स्रोत का है। हिंडाल्को को बिड़ला कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 96, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ट्रोनी का सिटी जो है ये नोएडा नहीं है। ट्रोनी का सिटी नोएडा नहीं है, ये क्या है? गाज़ियाबाद है। बाकी सही है सारे। बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ, प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव। क्वेश्चन नंबर 97, उत्तर प्रदेश में यूपी पर्यटन द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में निम्न में से कौन से गंतव्य शामिल हैं? तो बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर, महोबा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बुंदेलखंड सर्किट की बात की गई है तो प्रयागराज तो बाहर हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ से अयोध्या बाहर हो जाएगा, वृंदावन बाहर हो जाएगा, यहाँ से अयोध्या बाहर, तो ऑप्शन नंबर डी ही बचा। क्वेश्चन नंबर 98, अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है? तो वो हमीरपुर जिला है। देखिए, अर्जुन बांध उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के चरखारी में अर्जुन नदी पर बनाया गया है और अर्जुन बांध की 42 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर से महोबा और हमीरपुर जिलों में सिंचाई की जाती है। अतः अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला हमीरपुर है। देखिए, महोबा भी है पर हमीरपुर पहले नंबर पर है। क्वेश्चन नंबर 99, भारत के मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है? तो भाई 90% तेल जो है मेंथे का वो यूपी में उगाया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 100, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो भाई प्रतापगढ़ है। देखिए, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़ के कुंडा और कालंकर में आंवला के लिए फलपट्टी विकास योजना चलाई जा रही है। दोस्तों, ये हमने क्वेश्चन करवा दिए हैं। 100 क्वेश्चन। आपको क्लास कैसी लगती है आप कमेंट करके ज़रूर बताना। क्लास अगर आपको अच्छी लगती है भाई तो भी बताना, क्लास में कुछ कमी लगती है तो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। आपके कमेंट का वेट हमें रहेगा। बाकी धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।